हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपराधिक अदालतें क्या होती हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के अंतर्गत आपराधिक अदालतों का गठन कैसे किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपराधिक अदालतों का मुख्य उद्देश्य अपराधों की सुनवाई करना और दोषियों को दंड देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपराधिक न्यायालयों का गठन अंडर BNSS यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, ये धारा 6 से लेके धारा 20 तक है। तो चलिए पहले जानते हैं हम इसका परिचय। भारत में अपराधों की जांच, सुनवाई और न्याय देने की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा संचालित की जाती है। मतलब हर एक कोर्ट की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ता है, केस हारते हैं जीतते हैं, जैसे भी होता है, अपील के लिए अपर कोर्ट में हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई है। मतलब अलग अलग हमारे कोर्ट बनाए गए हैं जिसमें आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। आपराधिक न्यायालय कहा जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इन्हीं न्यायालय की संरचना को परिभाषित किया गया है। न्यायालयों के प्रकार, उनकी संरचना परिभाषित किया गया है। न्यायालयों के प्रकार और उनके कर्तव्य, कार्य, अधिकार और उन सभी न्यायालयों की शक्तियों का वर्णन भी किया गया है। तो इस तरीके से उसमें पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि न्यायालय के क्या कार्य होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे और क्या अधिकार होंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपराधिक न्यायालयों का अर्थ क्या होता है। तो आपराधिक न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो किसी भी आपराधिक अपराध की सुनवाई, जांच की निगरानी, आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा और उचित दंड तय करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपराधिक जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, उसमें सिर्फ क्रिमिनल मैटर ही चलेंगे, सिविल मैटर नहीं चलते हैं। ये सेशन कोर्ट के द्वारा चला जाते हैं। सेशन कोर्ट अपने जब उसके अंदर क्रिमिनल केसेस चलते हैं तो क्रिमिनल की भूमिका निभाता है, आपराधिक कोर्ट की भूमिका निभाता है। और जब उसके अंदर सिविल मैटर चलते हैं तो वो सिविल कोर्ट यानी वो अदालतों की भूमिका निभाते हैं। आपराधिक न्यायालय वे अदालतें होती हैं जब अपराध से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है और न्याय दिया जाता है। ये न्यायालय अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। तरीके से अगर एग्जाम में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जब सबसे पहले समझते हैं, सबसे ऊपर आती है द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। भागों में बांटा गया है। पहला है दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट यानी आपराधिक न्यायालय और थर्ड है रेवेन्यू कोर्ट यानी राजस्व न्यायालय। अब क्रिमिनल जो कोर्ट है उसको हम देखते हैं। क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जिला अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट। और सेकंड हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंतर्गत हमारे दो श्रेणी के यानी दो क्लास के मजिस्ट्रेट आते हैं। पहला है फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी और सेकंड है हमारा द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट। ठीक है। कि आपराधिक न्याय प्रणाली को 4 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। ये अदालतें केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्थापित होती हैं और इनका उद्देश्य अपराधों की जांच, सुनवाई, परीक्षण और दंड सुनिश्चित करना है। ठीक है। इनके स्तर बनाए गए हैं कि किस तरीके से ये कार्य करती हैं। निचले स्तर से लेकर अपर स्तर तक सारे के सारे जो कोर्ट हैं उनको अपने अपने कार्य एक सुनिश्चित रूप से करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो ये देश का सबसे ऊंचा आपराधिक न्यायालय है। इसके कार्य है जमानत आवेदनों को देना, जमानत देना और विचारों को रद्द भी करना। यानी जो अपील होती है, कई बार हम अपीलें करते हैं हाई कोर्ट से, जब सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है तो उसमें क्या होता है, अगर मामला न्यायपूर्ण हो चुका है, न्याय हो चुका है, उसमें लग नहीं रहा है कि कोई भी न्याय आगे बढ़ाना चाहिए या उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द भी कर सकती है। सेकंड है संविधान के अंतर्गत स्थापित अनुच्छेद यानी अपीलें, जो 124 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत आप अपील भी कर सकते हैं। थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां अलग से नहीं दी जाती हैं। ठीक। लेकिन BNSS के अंतर्गत ये आपराधिक मामलों की अपील भी सुन सकता है। अब देखते हैं हम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। पहला है उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। सेकंड क्या कार्य करता है ये कि उच्च न्यायालय ये सुनिश्चित करते हुए कि नज़र रखते हैं कि सत्र न्यायालय यानी जो सेशन कोर्ट है और मजिस्ट्रेट है
न्यायालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा देख रेख करते हैं। थर्ड है, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलें भी सुनते हैं, जिससे कि नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित होता है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपील वो मैटर होते हैं, उसमें उससे खिलाफ जब भी कोई हार जाता है केस, तो वो अपर कोर्ट में अपील करता है। अपर कोर्ट में अपील करने के लिए वो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अगर मैटर हार जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में। मतलब ये दो अपीलें उन्हें मिली हुई हैं किसी भी व्यक्ति को अपील करने के लिए, ये उसका राइट है। धारा 528 धारा 528 जो कि उच्च न्यायालयों को आदेश को लागू और अदालती प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोके। ये धारा 528 जो कि उच्च न्यायालय को आदेश को लागू और अदालती प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने का अधिकार भी देती है। पांचवा क्या है कि न्यायालय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करती है, कि न्यायालय जो अपने उद्देश्य से हटे नहीं, जो उनका उद्देश्य है वो है न्यायपूर्ण करना। ठीक है, अब देखते हैं हम सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय के कोर्ट कौन से होते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन। प्रत्येक सत्र मंडल में सत्र न्यायालय प्रमुख आपराधिक न्यायालय होते हैं, जिनकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ये न्यायालय गंभीर आपराधिक मुकदमों का संचालन करते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा ही सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट की नियुक्ति होती है। तो हर एक स्टेट में अपना एक सत्र न्यायालय होता है, जिसके अंतर्गत सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर चलते हैं। ठीक, धारा 8 BNSS यानी प्रत्येक भाग के लिए एक सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका नेतृत्व उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सत्र न्यायाधीश करता है। ठीक है, इनकी जो वो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं। तो सत्र न्यायालय अधिक गंभीर अपराधों से निपटते हैं और अनिवार्य रूप से गंभीर आपराधिक मामलों के लिए किसी भी जिले के सर्वोच्च परीक्षण न्यायालयों के रूप में कार्य भी करते हैं। फिर क्या है? उच्च न्यायालय इन न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो न्यायाधीश होते हैं, सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, जिससे कि जो कार्य है, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, तो इसलिए उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करना आवश्यक होता है, जिससे कि जो कार्य है वो सुचारू रूप से कुशल रूप से अब आगे निपट सके। ठीक है, तो इसीलिए उनकी नियुक्ति की जाती है और जिससे कार्य का कुशल और वितरण सुनिश्चित हो सकते हैं। फोर्थ है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिससे कार्य का कुशल वितरण सुनिश्चित हो सके और गंभीर मामलों में जमानत देने और रद्द करने की शक्तियां भी हो। सत्र न्यायाधीशों की शक्तियां: हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है? सत्र न्यायालय के यानी सेशन कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो करते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन मृत्युदंड लागू करना, यानी हाई कोर्ट के द्वारा जो मृत्युदंड दिया गया है उसकी पुष्टि करना। ठीक है, उसके बाद थर्ड है निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपीलों का निपटारा करना, यानी जो भी सत्र न्यायालय से निचली अदालतें होती है उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की सुनवाई करना, यानी अपीलें जो आती हैं उन पर सुनवाई करना। मामले के निपटारे में सहायता के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है। उन्हें सत्र न्यायाधीश के सामने ही शक्तियां प्राप्त होती हैं और हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट कुछ सीमाएं भी होती हैं, यानी उन्हें अगर शक्तियां दी गई है तो उनके साथ में कुछ सीमाएं भी दी गई हैं। अब देखते हैं मजिस्ट्रेट न्यायालय। BNSS के अनुसार भारत में आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट न्यायालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न्यायालय निचली अदालतों का हिस्सा होते हैं और कम और मध्यम गंभीरता वाले अपराधों की सुनवाई करते हैं, यानी छोटी मोटी जो चोरी वगैरह होती है, मारपीट हो गई है या मानहानि वगैरह हो गई है, इनसे जो संबंधित मामले होते हैं उनकी सुनवाई करती है। चालान हो गए हैं, ठीक है, तो ये इनसे संबंधित जो हुई थे सुनवाई करते वो मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यानी CGM और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी CMM। इनके अधिकार समझते हैं पहले कि BNSS की धारा 10 के अनुसार उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CGM की नियुक्ति करता है। CGM की सहायता के लिए एक अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जाते हैं। आप समझते हैं इनकी शक्तियां। जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, 7 वर्ष से कम के कारावास वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, जिले उप प्रभावों की देखरेख के लिए नामित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनकी शक्तियां हो गई हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बीएनएस के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ये एक महत्वपूर्ण ही निचली अदालत है जो मध्यम गंभीरता वाले अपराधों की सुनवाई करता है। यानी कम गंभीर अपराध जो होते हैं, छोटे मोटे चोरी वगैरह जो हो जाती है, छेड़छाड़ के मामले हो गए हैं या लड़ाई झगड़े के मामले हो गए, उनसे संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी से ऊपर होते हैं, यानी ऊपरी स्तर के होते हैं। सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निचले स्तर का होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां समझते हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में निम्नलिखित अधिकार होते हैं। ये क्या कर सकता है? अधिकतम 3 वर्ष के कारावास दे सकता है, यानी किसी भी आरोपी को अधिकतम 3 साल की सजा ही सुना सकता है। इससे ज्यादा की सजा सुनाने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं है। कानून में निर्धारित सीमा तक जुर्माना लगाने की शक्ति होती है। अभी करंट में 10,000 रुपये की लिमिट लगी हुई है। इससे ज़्यादा के जो भी मामले होंगे, अगर इससे ज़्यादा के जुर्माने के मामले होंगे वो नहीं सुन सकेगा, लेकिन जो 10,000 तक के मामले होते हैं वो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट जो है वो सुन सकते हैं। संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों का संज्ञान लेना, पुलिस रिपोर्ट या शिकायत पर संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर सकता है। फोर्थ है सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट, जो गिरफ्तारी के लिए वारंट होते हैं वो जारी कर सकता है अगर कानून के अनुसार, कानून की जरूरत के अनुसार। बेल और रिमांड के आदेश दे सकता है। आरोपी को कस्टडी, पुलिस रिमांड आदि पर फैसला भी दे सकता है। 6 है गंभीर और कम गंभीर आरोपी की सुनवाई करना, जैसे कि गंभीर चोट, महिला की मर्यादा हनन, पति द्वारा क्रूरता, लापरवाही, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू हिंसा आदि। अब इसे समझते हैं। अपराध, किसी भी महिला के सरेआम छेड़छाड़ की गई। अब देखते हैं उदाहरण। किसी महिला से सरेआम छेड़छाड़ की गई है। बीएनएस 354 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाएगा। सेकंड है एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर 498 यानी 498 एक क्रूरता का वाद किया है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट इसमें संज्ञान लेकर ट्रायल यानी कार्रवाई कर सकता है। अब देखते हैं इसके महत्व। तो भारतीय न्याय प्रणाली में जमीनी स्तर पर न्याय प्रणाली। अब देते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से संबंधित मामले, यानी कुछ केस लॉस। पहला है खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी शामिल है, का कर्तव्य होगा कि वह आरोपी के अधिकारों की रक्षा करे। यदि आरोपी घायल है तो मजिस्ट्रेट को मेडिकल जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। मजिस्ट्रेट सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकता है, उसे अदालत का स्वतंत्र दायित्व निभाना होता है। ठीक है। सेकंड जो है वाद वो देखते हैं ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार 2013। एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है जब संज्ञेय अपराध की सूचना मिले। एफआईआर ना होने पर का मतलब है हस्तक्षेप कर सकता है। अगर एफआईआर नहीं की गई तो वो जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है वो हस्तक्षेप कर सकता है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पर यह दायित्व है कि एफआईआर दर्ज ना होने पर उचित आदेश पारित कर सकता है। ठीक है। अब देखेंगे हम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जेएमजेसी। बीएनएस के तहत निचली स्तर की अदालत आपराधिक अदालत होती है जो सबसे कम गंभीरता वाले यानी पेटी ऑफेंसेस जो होते हैं उनकी मामलों की सुनवाई करती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी की शक्तियां, क्षेत्राधिकार और सजा देने की सीमा कानून द्वारा निर्धारित होती है। वह अपनी मर्जी से कुछ भी आदेश नहीं दे सकता है। अब देखते हैं उनकी शक्तियां। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के पास में सीमित अधिकार होते हैं। ये अधिकतम 1 वर्ष की कारावास न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी इसमें इससे अधिक जो सजा होती है वो नहीं दे सकता है। जो हमने देखा था फर्स्ट क्लास का, उसके अंतर्गत जो सजा देने का अधिकार था वो 3 साल का था, इसमें 1 ही साल की है। सेकंड देखते हैं जुर्माना यानी फाइन लगाने की सीमा सीमित है। राशि जो है वो कानून द्वारा तय की गई है। अभी करंट में 5,000 रुपये तक के कानून के द्वारा निर्धारित सीमा है। वो उतने ही मामले जो जुर्माना है वो 5,000 तक के जुर्माने से संबंधित मवाद ही सुन सकते हैं। थर्ड है त्वरित सुनवाई यानी बहुत ही छोटे अपराधों की त्वरित कार्रवाई पर कार्य कर सकता है। फोर्थ है छोटे और गंभीर अपराधों की सुनवाई, जैसे कि गाली देना, हल्की मारपीट, शांति भंग करना आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई द्वितीय स्तर के जो मजिस्ट्रेट है वो सुन सकते हैं। अब है फिफ्थ पुलिस रिपोर्ट चालान का पर संज्ञान लेना। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट एफआईआर या चार्जशीट के आधार पर मामलों पर संज्ञान लेकर ट्रायल यानी कार्रवाई शुरू कर सकता है।
अब उसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के उद्देश्य निम्न हैं। पहला, छोटे अपराधों का त्वरित निपटारा करना, बड़ी अदालतों पर बोझ कम करना, जिससे कि अगर छोटे मोटे मामले होते हैं वो निचले स्तर पर अगर सुलझ जाएं तो वो अपर कोर्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि अपर कोर्ट के पास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। अगर निचली अदालत में ही वाद सुलझ जाए तो आगे के जो कोर्ट हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं, बर्डन से बच जाते हैं। ठीक है। जनता को जल्दी न्याय उपलब्ध कराना, अपराधी को सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, मतलब अगर मामले को कोर्ट तक ना ले जाए, पुलिस स्टेशन में ही सुलझ जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। अब इसको हम देखते हैं एक उदाहरण से। एक व्यक्ति ने बाजार में किसी को गंदी गालियां दी और शांति भंग होने की संभावना थी। सेक्शन 504 मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के द्वारा सुना जाएगा। अंत में महत्वपूर्ण है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी वह कोर्ट है जहां BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत छोटे कम गंभीर अपराधों की सुनवाई करता है और अधिकतम 1 वर्ष की सजा तक के मामलों पर फैसला कर सकता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 BNSS की धारा 11 के अंतर्गत उच्च न्यायालय उन व्यक्तियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है जो सरकारी पदों पर कार्यरत हैं और या रह चुके हैं, बशर्ते वे आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हो। इन मजिस्ट्रेटों की जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके रूप से जाना जाता है और इनकी नियुक्ति विशिष्ट अवधि के लिए की जाती है, जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट कामों के लिए, कुछ कार्यों के लिए इन्हें एक लिमिटेड नियमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अब देखते हैं इनकी शक्तियां। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां: उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार विशेष मामलों या मामलों के वर्गों को संभालना। जो भी उन्होंने उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि इस वर्ग के कार्य को आपको संभालना है, तो ये उसके लिए नियुक्त किए जाते हैं एक लिमिटेड अवधि के लिए। उनका अधिकार क्षेत्र उनकी नियुक्ति से निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित होता है। जितना कि उन्हें क्षेत्र अधिकार दिया गया है उससे अधिक बाहर कार्य नहीं कर सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता: BNSS की धारा 13 के अनुसार सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं, जो सत्र न्यायाधीशों के अधीन होते हैं। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार देते हैं। अब समझते हैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट सेक्शन 14 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 14 के अंतर्गत राज्य सरकार हर जिले में कुछ कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है, जिनमें से एक जिला मजिस्ट्रेट होता है और उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांति भंग होने की आशंका होने पर कार्रवाई करने और पुलिस हिरासत या जमानत से जुड़े हुए मामलों के अधिकार दिए जाते हैं, जैसे 24 घंटे की हिरासत के बाद में पेशी सुनिश्चित करना या वारंट के तहत जमानत तय करना। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है। या फिर अब समझते हैं कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट क्या होता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट शांति भंग और शांति भंग करने वालों अपराधों को रोकने के लिए उपाय करने में सक्षम होता है। यानी कोई भी दंगे हो गए हैं, छोटे मोटे झगड़े हो गए हैं, जिन्हें पहले से या तो पता हो कि हाँ झगड़े होने वाले हैं या दंगे होने वाले हैं, उनको रोकने के लिए ये जो कार्य है वो करते हैं। इसमें से हम देखते हैं कि कैसे, जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दंगा झगड़ा उपद्रव रोकने के लिए धारा 144 लगाने का आदेश देना। उदाहरण के लिए समझते हैं कि दो समुदायों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दंगा होने की आशंका होती है। ऐसे में SDM यानी कार्यकारी मजिस्ट्रेट धारा 144 लागू कर सकता है और भीड़ एकत्रित होने से रोक सकता है। ये जब भी धारा 144 लागू होती है तो 4 से ज़्यादा लोग अगर एकत्रित एक जगह पे इकट्ठे हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब समझते हैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट के मुख्य प्रावधान। पहला है नियुक्ति धारा 14 राज्य सरकार किसी भी जिले की में आवश्यकता के अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से किसी एक को जिला मजिस्ट्रेट बना भी सकती है। जिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट के कार्य संभालने का अधिकार भी दिया जाता है। ये उनकी शक्तियां और अधिकार हैं। पहला है शांति और व्यवस्था को बनाना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, इनका मुख्य काम है जिले में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, खासकर एक विवाद और शांति भंग होने की आशंका हो जब, जैसे कि धारा 145, 47,
148 BNSS के तहत जो कि शामिल हैं। सेकंड है गिरफ्तारी और हिरासत। ये मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकते हैं, जमानत तय कर सकते हैं और वारंट के लिए अनुसार शर्तें भी लगा सकते हैं। थर्ड है विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार द्वारा पुलिस या आयुक्त या पुलिस अधीक्षक स्तर पर अधिकारियों को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, जिन्हें विशेष कार्यों के लिए शक्तियां दी जाती हैं। ये मेंशन किया गया है धारा 15 में। अब लास्ट में देखते हैं हम कि अधिकार क्षेत्र, ये है धारा 16 के अंतर्गत। जिला मजिस्ट्रेट कोई भी विशिष्ट सीमा तय नहीं करते हैं, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र में पूरे जिले पर होता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट वह अधिकारी होता है जो स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था के संदर्भ में कार्यपालिका के रूप में आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर शांति भंग होने की आशंका और प्रारंभिक हिरासत संबंधी मामलों के अंतर्गत। अब इससे जुड़े हुए हम केस देखते हैं। पहला है मेघा पाटकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2008 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये धारा, जिसका कोई उद्देश्य दंडात्मक होने के बजाय निवारक होता है, मतलब इसमें सजा नहीं दी जाती है, सिर्फ जो कारण है उसका निवारण किया जाता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की जाती हैं, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित तरीके से ही। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जिससे आरोपी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। मतलब इस तरीके से कार्य करने चाहिए कि जो अभियुक्त है उसकी स्वतंत्रता पर कोई आंच ना आए। सेकंड है A.N. रॉय बनाम सुरेश बसाम सिंह 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि एक बार पुलिस आयुक्त को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उन्हें अतिरिक्त जिले मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके पास में BNSS की धारा 14 के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।